नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी जानी अनु के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले इसका पार्ट 1 देखिए, उसी के बाद आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2 विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं दोस्तों यूरोप में बुक के प्रसार से। तो जैसे ही बुक प्रसारित होती हैं, जैसे ही बुक फैलने लगती है, वैसे ही बुक्स के साथ साथ जाते हैं नए नए आइडिया। जितने लोग उन आइडियाज़ को पढ़ते हैं, उन आइडियाज़ से प्रभावित होते हैं और शुरू कर देते हैं रिलीजियस डिबेट। ये एक दौर होता है रिलीजियस डिबेट का, धर्म की सत्ता के खिलाफ बोलने का। और इसी सत्ता की वजह से, इसी दौर की वजह से लोगों के मन में अब आ जाता है प्रिंट को लेकर एक नया डर। एक बहुत बड़ा तबका प्रिंट से खुश था, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका प्रिंट से नाखुश भी था। लोगों के मन में डर ये था कि यदि इसी तरीके से कुछ भी प्रिंट होता गया और यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर होगा क्या कि इररिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के मन में आएंगे, लोग क्रांतिकारी हो जाएंगे और फाइनली एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण होगा जिसमें धर्म की कोई जगह नहीं रहेगी। और यदि ऐसा होता है तो वैल्यूएबल लिटरेचर जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसका कोई अहमियत नहीं रहेगी। ये जो विचार था, ये जो डर था, यही आधार बनता है वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म का प्रिंटेड लिटरेचर के। तो इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों कि एक बहुत बड़ा तबका जो प्रिंट से खुश था और एक बहुत बड़ा तबका प्रिंट से बहुत ज़्यादा नाखुश था। इसी को ध्यान में रख के एक स्टोरी है जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। ये स्टोरी है 95 थीसिस की। ये एक बुक थी जो 1517 में मार्टिन लूथर के द्वारा लिखी गई थी। अब उस समय पे क्या होता था दोस्तों कि रोमन कैथोलिक चर्च ने कई तरीके के अंधविश्वास लोगों के मन में फैलाए हुए थे और चर्च ने अपनी सत्ता स्थापित की हुई थी, तो इसकी सत्ता के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। तो लेकिन जैसे ही 1517 में ये बुक पब्लिश होती है, इस बुक में मार्टिन लूथर जो हैं वो रोमन के विचारों के खिलाफ अपने विचार पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि रोमन चर्च जो प्रैक्टिसेस करता है, उसने जो रिचुअल्स बताए हुए हैं वो सब बेकार हैं। और अपने विचारों को सही साबित करने के लिए मार्टिन लूथर ने चर्च को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया कि आप आइए और अपने आइडिया को लेकर डिबेट कीजिए। जब चर्च इस हालत में नहीं था कि वो इस डिबेट में हिस्सा ले सके, तो इस वजह से क्या होता है कि चर्च में डिवीजन उत्पन्न होने लगता है और पूरी सोसाइटी में रिफॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है। और ये रिफॉर्मेशन होता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी चर्च की सत्ता के खिलाफ एक रिफॉर्मेशन आने लगता है। इस वजह से हम क्या देखते हैं कि प्रिंट ने एक इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर पूरी सोसाइटी में उत्पन्न किया, जिस वजह से अब रिफॉर्मेशन यानी नए दौर की शुरुआत होने लगती है। ये थी 95 थीसिस की स्टोरी। इसी तरीके से दूसरी स्टोरी है जिसमें मेनोक्यू एक बुक लिखता है। इस बुक में वो बताता है कि बाइबल का जो मैसेज है वो किस तरीके से नए रूप में प्रकाशित हो सकता है। यानी कि मेनोक्यू ने बाइबल के मैसेज को नए तरीके से रीप्रिंट किया। अब जैसे ही बाइबल का ये मैसेज रीप्रिंट होता है, रोमन कैथोलिक चर्च की अवधारणा से मेनोक्यू की अवधारणा बिल्कुल अलग होती है। लोगों को मेनोक्यू की अवधारणा ज़्यादा पसंद आती है। अगेन वो इस चर्च के खिलाफ अपने दिमाग में विचार उत्पन्न करने लगते हैं। अब चर्च जो है अब इस तरीके के विचारों से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से अब इन विचारों को दबाया जाए और इनको कुचला जाए। इसी कोशिश में वो क्या करता है कि मेनोक्यू को अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी मेनोक्यू को मार दिया जाता है। इसके बाद भी इसी तरीके की जो विचारधाराएं थी, इसी तरीके की बुक्स थी, वो छपनी शुरू हो जाती हैं। चर्च जो सोचता है कि इस तरीके की पॉपुलर रीडिंग से चर्च की जो इमेज है उसको बहुत बुरी तरीके से धक्का लग रहा है, तो अब जो चर्च है वो सीवियर कंट्रोल इम्पोज करना शुरू कर देता है पब्लिशर्स पे भी और बुक सेलर पे भी। यानी कि अब सीधा सीधा चर्च कंट्रोल करने लगता है कि क्या तो चीज़ पब्लिश होगी और पब्लिश होके क्या चीज़ मार्केट में जाएगी। तो हर चीज़ को, यानी लोगों के विचारों को दोबारा से चर्च जो है अब अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करने लगता है। तो इस तरीके से इन दोनों ही स्टोरीज से हमने देखा दोस्तों कि किस तरीके से पूरी दुनिया में चेंज की स्थिति शुरू होती है। और ये क्यों शुरू होती है? क्योंकि प्रिंट भी आने लगता है। अब शुरुआत होती है रीडिंग मेनिया की। तो मेनिया क्या होता है? रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना और मेनिया का मतलब होता है एक ऐसा दौर जिसमें अचानक से लिटरेसी रेट हाई हो जाए और लिटरेसी रेट हाई होने की वजह से बुक
की जो संख्या है वो भी बढ़ने लग जाए। यानी कि जब अनपढ़ से अचानक से लोग साक्षर हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुक्स की डिमांड करने लग जाते हैं, और जब ये डिमांड हाई हो जाती है तो इसको बोलते हैं रीडिंग मैनिया। तो होता क्या है, 17th और 18th सेंचुरी में लिटरेसी रेट जो है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है यूरोप के कई सारे हिस्सों में, और देखते ही देखते चर्च जो है लिटरेसी रेट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए गाँव में, विलेजेस में स्कूल बनाने लगते हैं। इन विलेजेस से क्या होता है कि पीजेंट और आर्टिसंस सभी के सभी लिटरेट होने लगते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं। इसी का जो रिजल्ट है हम ये देखते हैं कि 18th सेंचुरी में पूरे के पूरे यूरोप में 60 से 80% लोग ऐसे होते हैं जो अब साक्षर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बुक्स की डिमांड करने लगते हैं, और इसी सिचुएशन को कहते हैं रीडिंग मेनिया। तो यानी कि अब पीपल वांटेड बुक टू रीड एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस्ड बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर्स। यानी जैसे ही बुक्स की डिमांड बढ़ती है वैसे ही बुक्स की सप्लाई भी बढ़ने लग जाती है। अब इससे क्या होता है कि एक नए तरीके का लिटरेचर नए तरीके की ऑडियंस को टारगेट करता है। अब कम कीमत में छोटी छोटी बुक्स पब्लिश होने लगती है, और ये बुक्स जो है पुअर क्वालिटी के पेपर पे पब्लिश होती है। इसका एक एग्जांपल है, इंग्लैंड में ऐसी बुक को पेनी चैप बुक बोला जाता था, जबकि फ्रांस में ऐसी बुक को बिलियोथिक ब्लू बोला जाता था। ठीक है, तो ये एक ऐसी बुक्स होती थी जो कम कीमत की होती थी, सस्ती होती थी, और स्मॉल प्रिंटेड बुक्स होती थी, और बहुत ही पुअर क्वालिटी के पेपर पे होती थी। जब ये बुक्स पब्लिश होने लगी तो इन्हीं के साथ साथ रोमांस से रिलेटेड बुक्स भी पब्लिश होने लगी, यानी 4 से 6 पेजेस की बुक पब्लिश होने लगी। हिस्ट्री बुक्स पब्लिश होने लगी, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, ये सभी पब्लिश होने लगे, और हर तरीके की ऑडियंस को टारगेट किया जाने लगा। इसी के साथ ही एक नई विचारधारा पब्लिश होती है, एंशियंट और मेडिवियल साइंटिफिक टेक्स्ट भी अब पब्लिश होने लगते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या देखते हैं कि थॉमस पेन, वॉल्टेयर, रूसो, आइजैक न्यूटन जैसे लोग जब अपनी अपनी बुक को छापने लगते हैं, पब्लिश करने लगते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो तबका है इनके विचारों से प्रभावित होता है। इस तरीके से लोगों में साइंस, रीजन और रैशनैलिटी की भावना बढ़ती है, यानी अब लोग डिबेट करना शुरू कर देते हैं और तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं। जब लोग तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं तो इसको ध्यान में रख के ये बोला जाता है कि इसी तर्क वितर्क के आने की वजह से फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई। तो अल्टीमेटली बोला जाता है कि प्रिंट कल्चर ने ही फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की। तो इसके लिए 3 मेजर टाइप के आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि जैसे ही लोगों तक प्रिंट कल्चर पहुंचा, वैसे ही लोगों के मन में एनलाइटनमेंट की भावना आ गई, यानी कि अब लोगों ने परंपराओं को त्याग नहीं दिया, मतलब कस्टम के बेस पे जो रूल चलता था उसको छोड़कर लोगों ने कहा कि आप रीजन को ध्यान में रख के रूल कीजिए, कारण समझिए और उसके अकॉर्डिंग रूल कीजिए, आप अपनी परंपराओं को ध्यान में रखकर रूल ना कीजिए। इसी के साथ ही अब लोगों ने ऐसी जजमेंट की डिमांड की जिसमें रीजन और रैशनैलिटी का पूरा स्कोप हो, यानी तर्क वितर्क का पूरा स्कोप हो। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो सोशल ऑर्डर ट्रेडिशन पे बेस्ड था, उस ट्रेडिशन को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई जाती है, यानी कि अब जो पारंपरिक सत्ता थी उसको बुरी तरीके से टारगेट किया जाता है। अब क्या होता है कि वॉल्टेयर और रूसो की राइटिंग्स जैसे जैसे वाइडली फैलती है, वैसे वैसे लोग जो हैं अब अपनी सत्ता के खिलाफ क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग लोगों के मन में आ जाती है, और लोग जो हैं अपने ही राजा से सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से पहला जो तर्क था वो हमने ये देखा कि प्रिंट ने विचारकों को लोकप्रिय बनाया, और जैसे ही ये विचार लोगों तक पहुंचे, लोगों ने क्वेश्चन आंसर करने शुरू कर दिए। दूसरा जो तर्क है वो ये है कि प्रिंट ने ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जिसमें लोग अब बातें करने लगे थे और डिबेट करने लायक हुए थे, यानी लोगों के जब दिमाग में नए नए विचार आए तो इस वजह से जो पुरानी सड़ी गली परंपरा थी उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अब जो वैल्यूज थी, जो नॉर्म्स थे जो फ्रांस में फैले हुए थे, उन सभी को अब डिस्कस किया जाने लगा, और वो डिस्कशन कौन करता था? एक अवेयर पब्लिक करती थी। पब्लिक ने ये रिकॉग्नाइज किया कि हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो राजा की सत्ता है वो अपने काम कैसे कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल रिवॉल्यूशन के नए आइडियाज़ अब लोगों के मन में आने लगे।
तो दूसरा पॉइंट ये था। और तीसरा जो पॉइंट था वो ये दिया गया था कि 1780 आने तक लोग जो है अपने राजा का मजाक उड़ाने लगे, रॉयलिटी को क्रिटिसाइज करने लगे। यानी कि जो पहले से ही प्री सोशल ऑर्डर था, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर था, लोग उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन आंसर करने लगे। ऐसे ऐसे कार्टून बनाए जाने लगे, ऐसे ऐसे कैरिकेचर्स बनाए जाने लगे जिसमें ये दिखाया जाता था कि जो मोनार्क थे यानी जो राजा थे वो तो बड़े खुश रहते थे, लेकिन जो कॉमन लोग थे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से सफ़र किया। तो ये जो कार्टून थे इन्होंने लोगों के मन में, आम लोगों के मन में हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स जगाए अपने राजा के खिलाफ। तो अब अपने राजा के हर एक्शन को लेके लोग अब नाखुश होने लगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रिंट कल्चर ने पूरी सोसाइटी में, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों देखेंगे कल। टू बी कंटिन्यू टुमारो। मीनवाइल प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।